हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। तो व्हाट इज एसीबीटी? तो एसीबीटी इज एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। तो इसको एक्रोनिम या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? एसीबीटी। तो बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि हम फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं। कब? जब हम कोई कार्डियक पेशेंट देख रहे होते हैं या फिर कोई पेशेंट अगर आईसीयू में है उसको देख रहे होते हैं। बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए जिनके लंग्स में या एयरवे में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका एम क्या होता है? अब देखो, मैंने आपको अभी बोला कि जिनके एयरवे में प्रॉब्लम होती है उनको हम ये वाली एक्सरसाइज या ये वाली टेक्निक ब्रीदिंग की करवाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप की होती है? क्योंकि एयरवे के अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना? तो एयरवे क्लियरेंस मेथड, यानी कि एयरवे के अंदर कोई चीज ऐसी फंसी हुई है उसको हमें क्लियर करवाना है। तो एसीबीटी के थ्रू जो हमारा एयरवे होता है उसको हम, उसका जो रास्ता है, उसका जो पैसेज है, उसको हम क्लियर करवाते हैं। ठीक है, अब वहां पे किस चीज से पैसेज जो है वो ब्लॉक हो रहा है? बिकॉज ऑफ द स्पूटम। ठीक है, या फिर कोई ऐसी सिक्रीशन जो वहां पे जाके अटक गई हैं। तो इस मेन्यूवर के दौरान हम क्या करते हैं पेशेंट को, कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो सिक्रीशंस रह गई हैं या फिर जो अटक गई हैं, इस प्रक्रिया के थ्रू वो लूज होती हैं और वो थ्रू माउथ बाहर आ जाती हैं। ठीक है, तो एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग, जिसको हम एसीबीबी कह देते हैं, इसके अंदर सीरीज ऑफ मेन्यूवर्स होते हैं। यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूवर्स जो होते हैं वो पेशेंट को एक्टिवली परफॉर्म करने होते हैं। ये चीज इसमें याद रखने वाली है। एसीबीटी के अंदर आप पैसिवली पेशेंट को कुछ भी नहीं कराते। पेशेंट जो होता है वो खुद सांस खींचेगा, खुद अपना थोरैसिक एक्सपेंशन करेगा, मतलब जो भी मेन्यूवर्स हैं वो सारे खुद करेगा। एक्टिव पार्टिसिपेंट है, आप उसमें सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो और सिर्फ चीजें समझाते हो। ठीक है, अब इसका एम्फेसिस किस पे होता है? पेशेंट का एम्फेसिस किस पे होना चाहिए? कि जो सिक्रीशंस हैं अंदर की, जो लंग्स में है, एयरवेज के अंदर है, वो बाहर निकले और जो थोरैक्स है यानी कि जो आपकी चेस्ट है उसका एक्सपेंशन हो। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहला होता है ब्रीदिंग कंट्रोल, दूसरा होता है थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस और तीसरा होता है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टेक्निक। अब पहले के ज़माने में क्या था ना, जब एसीबीटी शुरू-शुरू में डिस्क्राइब किया गया था, तो इसको ना हम सिर्फ फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टेक्निक इसी नाम से बस जाना करते थे। ठीक है, बट अब हमें पता चलता है कि जो एफईटी है यानी कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टेक्निक, वो तो उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो 1990 के अंदर ये जो टर्म है एसीबीटी यानी कि एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक, ये जो टर्म है वो कॉइन करी गई थी। ठीक है, और इसका एम्फेसिस किस पे रहता है? कि आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हो, आप थोरैक्स का एक्सपेंशन करते हो, उसके साथ साथ आप फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टेक्निक यूज करते हो। ठीक है, तो इस साइकिल को आप पेशेंट को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करवाओगे? ठीक है, तो वो सारे ये स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? ब्रीदिंग कंट्रोल। तो पेशेंट को आप बोलोगे कि वो नॉर्मल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करेगा एट अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 5 से 10 सेकंड के लिए। यानी कि 5 से 10 सेकंड के लिए आपने पेशेंट को नॉर्मल बोलना है कि आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करो। यानी कि जब पेशेंट सांस अंदर लेगा तो पेट बाहर की तरफ आएगा और जब सांस बाहर छोड़ेगा तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। दिस इज नॉर्मल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट क्या आता है हमारा? थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर पेशेंट जो एरिया ऑफ द लोब लंग का अफेक्टेड है, जो लोब अफेक्टेड है, जो एरिया अफेक्टेड है, उस हिसाब से आप पेशेंट को ना पोस्चरल ड्रेनेज की पोजीशन दे दो। ठीक है, अब ये एक अलग टॉपिक है पोस्चरल ड्रेनेज का पूरा। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उस पोजीशन में आप पेशेंट को ले आए जो जहां से आपको पेशेंट का सिक्रीशन जो है वो रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट क्या करेगा? डीप इनहेलेशन करेगा। ठीक है, विद रिलैक्स्ड एक्सहेलेशन एट वाइटल कैपेसिटी रेंज। ठीक है, ये जो इनहेलेशन है ये हम परकशन के साथ भी दे सकते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ठीक है, तो पहले क्या किया पेशेंट ने? ब्रीदिंग किया नॉर्मल, अपना सांस खींचा, पेट बाहर, सांस बाहर छोड़ा, पेट अंदर हो गया। फिर उसके बाद उसने थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस करी। किस पोजीशन में आके? पोस्चरल ड्रेनेज की पोजीशन में आके, जो कि स्पेसिफिक होती है फॉर द लोब ऑफ द लंग विच इज अफेक्टेड। तो जो लोब अफेक्टेड है उस हिसाब से उसको पोस्चरल ड्रेनेज की पोजीशन दे दो ताकि जो ग्रेविटी है उसका भी असर आ जाए। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। फिर से पेशेंट को बोलो कि आप ब्रीदिंग कंट्रोल करो 5 से 10 सेकंड के लिए।
ठीक है, आपको ऐसे ही इंस्ट्रक्शन देनी है पेशेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करवाना है, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टेक्निक, ठीक है। इसमें पेशेंट को क्या करना है, 1 से 2 हफ करने हैं एट मिड और लो लंग वॉल्यूम, ठीक है। पेशेंट को क्या बोलना है कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अपने एब्डोमिनल्स की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, यानी कि जब आप एक्सपिरेशन कर रहे हो, जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, तो आपको अपनी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर ध्यान देना है, ताकि जो एयर है वो अच्छे से बाहर की तरफ निकले, यानी कि फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टेक्निक करनी है। नाम में ही दिख रहा है कि आपको एक्सपायरेशन है वो फोर्स्ड करनी है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होना चाहिए कि हफिंग के दौरान जो आपका ग्लॉटिस है वो खुला रहना चाहिए। उसके बाद अगेन आपने ब्रीदिंग कंट्रोल किया 5 से 10 सेकंड का। फिर आपने दोबारा थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी, जैसे अभी हमने रिपीट डिस्कस करी थी। इनको आपको कितनी बार रिपीट करना है, 3 to 4 टाइम्स रिपीट करना है। फिर से आपने ब्रीदिंग कंट्रोल करना है फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, यानी कि ब्रीदिंग कंट्रोल का टाइम हमेशा 5 से 10 सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर जिससे आप फॉलो करते हो टू ट्रीट योर पेशेंट या फिर टू एडवाइज योर पेशेंट फॉर एसीबीटी। तो 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ब्रीदिंग कंट्रोल आएगा, फिर आपकी थोरैसिक एक्सपेंशन आएगी, फिर आपकी फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टेक्निक आएगी। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो बच्चों सबसे पहला एडवांटेज तो क्या होता है कि जो पेशेंट का एयरवे है जो रुक रहा है, वो वहां से जो चीजें भरी हुई हैं वो बाहर आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि जो लंग्स की सिक्रीशंस है, जहाँ पे वो अटक गई हैं, जहाँ पे वो स्टक हो गई हैं, वहां से वो लूज होंगी और वो बाहर की तरफ आएंगी वाया माउथ, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो चेस्ट, अब जैसे उसका एयरवे क्लियर हो रहा है, तो जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो भी कम हो रहा है पेशेंट के लिए। पेशेंट को है, अब देखो कोई नाली जाम है, ठीक है, तो आप देखते हो कि उसमें पानी कम आता है ना, अगर पाइप में कुछ अटक जाता है तो पानी जो है वो कम आता है, बट अगर हम उस पाइप को साफ कर देते हैं तो बहुत अच्छे से पानी का फ्लो होता है, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी फॉलो होता है। अगर मेरे एयरवेज में कोई चीज अटकी हुई थी, ठीक है, कोई चीज जमा थी, ठीक है, अब मैंने एक प्रोसीजर करके इस चीज के अंदर एसीबीटी करके मैंने वहां से जो सिक्रीशंस थी वो लूज कर ली। अब वो सिक्रीशंस चली गई तो मेरा जो पैसेज है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। बट इस पैसेज के अंदर क्या जाती है, हवा आती जाती है, पानी तो आता जाता है नहीं इसके अंदर, तो यहाँ से हवा ही अच्छे से बाहर जाएगी और बाहर आएगी। अब इसमें क्या होता है, जो पेशेंट का कफ है वो भी इम्प्रूव होने लगता है, क्योंकि कफ भी किस लिए होता है पेशेंट को, ताकि जो उसकी सिक्रीशंस हैं, जो उसको यहाँ पे पैसेज में, एयरवे पैसेज में रुकावट फील हो रही है, वो बाहर ला सके, तो कफ भी इससे इम्प्रूव होगा। दूसरी बात क्या होती है बच्चों की, पेशेंट जो है ना ये चीज एक्टिवली करता है, तो पेशेंट एक तो एक्टिव पार्टिसिपेंट है आपका इसके अंदर, ठीक है, आपको पैसिवली कुछ करने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती। प्लस जब पेशेंट ये टेक्निक सीख जाता है ना, तो वो खुद भी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर लेता है, सुपरविजन ना हो थेरेपिस्ट की तो भी वो अच्छे से परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। बट इनिशियली जब तक उसको समझ नहीं आता, तब तक हमें उसके ऊपर अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। और इसमें हमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट यूज नहीं करना पड़ता, ठीक है, कि हमें सक्शन करना पड़ रहा हो या हम कोई स्पायरोमीटर यूज कर रहे हो, कोई हमें ताम झाम नहीं चाहिए। सिंपल गए पेशेंट के पास, उसको आपने देखा, कोई भी पेशेंट हो, वैसे तो कार्डियो की कंडीशंस आएंगी इसके अंदर, बट जैसे मान लो कोई बेड रिडन पेशेंट्स है, प्रोलॉन्ग बेड रिडन है, कोई पेशेंट आईसीयू में है, या आपको ऐसा उनके पास जाके आपको उनके साउंड्स आ रही हैं, आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे इनके एयरवे में कुछ है, क्लियरेंस चाहिए एयरवे की, तो आप ये वाली टेक्निक जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब इंडिकेशंस क्या होंगे, कहाँ कहाँ पे आप एसीबीटी दे सकते हो, तो सर्जरी के बाद, ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, अगर स्पूटम का प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ गया है, थोरैक्स का जो एक्सपेंशन है, चेस्ट एक्सपेंशन है वो अच्छा नहीं है, स्पूटम रिटेंशन हो रहा है, यानी कि अंदर से बाहर निकल नहीं रहा है, ठीक है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, एटिलेक्टेसिस है, रेस्पिरेटरी मसल की वीकनेस है, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस होगी तो क्या होगा, ब्रीदिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, जो चेस्ट का क्लियरेंस है, जो एयरवेज का क्लियरेंस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। कोई पेशेंट अस्थमैटिक है या फिर उसको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, और पाल्पेबल सिक्रीशंस हैं, आपको ऑडिबल रैटलिंग है इन द एयरवेज, यानी कि आपको पता चल रहा है कि हाँ इसको बहुत ज्यादा कंजेशन है, तो आप ये चीज उसके ऊपर अप्लाई कर दोगे। अब कहाँ कहाँ ये चीजें नहीं देनी, पेशेंट नॉट स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, और जाहिर सी बात है अगर ये एक एक्टिव प्रोसीजर है
ठीक है? तो आप जब पेशेंट कॉन्शियसनेस में ही नहीं है अपनी, तो उसको कैसे दे सकते हो? तो अनकॉन्शियस पेशेंट के ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होगी, आप उसे नहीं दोगे, दे ही नहीं पाओगे। या फिर पेशेंट इस कंडीशन में है कि वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं कर पा रहा हो, या फिर अगर वो समझ भी रहा हो तो फॉलो ना कर रहा हो बिकॉज़ ऑफ एनी कंडीशन, ठीक है? ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो उसमें भी आपको नहीं देना चाहिए। कोई एजिटेटेड या कन्फ्यूज़्ड पेशेंट है, आपको लग रहा है कि हाँ, ये कोई साइकियाट्रिक केस है, या फिर आप कम्युनिकेट करके ही पेशेंट की काफ़ी चीज़ें समझ जाते हो, तो उन चीज़ों में आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। उन कंडीशंस में आपको ये एसीबीटी का चीज़ आपको नहीं देनी, ठीक है? सो दीज़ आर द रेफरेंसेस, यहाँ से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है। जो रिक्वायर्ड थी एज़ अ थेरेपिस्ट आपको पता होनी चाहिए थी, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ कवर करी हैं कि आपको कैसे पेशेंट को बतानी है चीज़ें, कब देनी है, कब नहीं देनी। ब्रीफ उसके बारे में इंट्रोडक्शन मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है, और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो इसके बारे में, तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। इन केस यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू।